वो दोपहर का वक्त था। मैं गार में अपने बिस्तर पर लेटा ऊँघ रहा था कि एक नस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई और मैं बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। गार में कोई नहीं था और कोई मामूली सी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं नस्वानी चीख की आवाज़ को अपना वहम समझा और मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। दरअसल मेरी जिंदगी का पिछला कुछ अरसा ऐसा ही हंगामा खेज गुजरा था। मैंने अपनी आंखों से दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों को मुसलमानों की बस्तियों को तार तार करते हुए देखा था। आग, खून और लाशें, औरतों और जवान लड़कियों की चीखें हर तरफ सुनाई देती थी। इन बस्तियों पर हमले के कई रोज बाद भी मासूम और बेगुनाह औरतों और लड़कियों की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती थीं और फिर इस तरह का कोई नया वाकया रूनुमा हो जाता था। इस तरह कश्मीर में तबाही और बर्बादी का एक सिलसिला था जो अरसे से चला आ रहा था। मैं पिछले 2 महीनों से अगरचा आबादी से दूर इस गार में था। सीता देवी और नीलम मेरा हर तरह से ख्याल रखे हुए थी। अगरचा ये गार लड़ाई हंगामों से बहुत दूर था, लेकिन इस लड़ाई को मैंने कभी एक लम्हे को भी फरामोश नहीं किया था जो कश्मीरी मुसलमान तवील अरसे से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इस गार में मेरे लिए मुकम्मल तौर पर सुकून होने के बावजूद मेरे दिमाग में कभी कभी धमाके से होने लगते थे और भेड़िया सिर्फ भारतीय फौजियों की बर्बरियत का शिकार होने वाली मासूम लड़कियों और बेगुनाह औरतों की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती थी। और इस वक्त मैं नस्वानी चीख की इस आवाज़ को अपना वहम ही समझा था। मैंने दोबारा आंखें मूंद ली। न जाने क्या बात थी कि नींद इस वक्त बड़ी शिद्दत से मुझ पर गलबा पाने की कोशिश कर रही थी। चंद सेकंड बाद ही चीख की आवाज दोबारा सुनाई दी तो मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। चीख की वो आवाज बहुत वाज़ेह तौर पर सुनाई दी थी। मैं अपनी राइफल उठाकर तेजी से गार के दहाने के करीब पहुंच गया। इस दौरान चीख की वो आवाज दोबारा सुनाई दी थी। मैं दहाने से कुछ और आगे बढ़कर सरसराती हुई झाड़ियों की आड़ में से झांकने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। चश्मे के करीब 2 भारतीय फौजियों ने सीता को दबोच रखा था और सीता अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। एक फौजी ने उसका मुंह दबा रखा था और जब किसी वक्त हाथ मुंह से हट जाता तो सीता की घुटी घुटी सी चीख फिजा में फैल जाती। सीता की साड़ी उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी। सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज बदन पर रह गया था। एक फौजी ने एक हाथ से उसका मुंह दबा रखा था और दूसरा हाथ उसके सीने पर लपेटे उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा फौजी उसका पेटीकोट नीचे खींचने के चक्कर में था और सीता अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह लाते चला रही थी। दोनों फौजियों की सब मशीन गनें चश्मे के किनारे पत्थरों पर पड़ी हुई थी। मैं राइफल उठाए कद आदम झाड़ियों की आड़ में बड़े मोहतात अंदाज में नीचे उतरने लगा। एक तो झाड़ियां बहुत ऊंची थी, अगर मैं खड़ा होकर भी चलता तो चश्मे की तरफ से मुझे देखा नहीं जा सकता था और फिर रास्ता इन झाड़ियों में बल खाता हुआ था। इस तरह देखे जाने के इम्कानात नहीं थे, मगर इसके बावजूद मैं झुककर बड़ी एहतियात से चल रहा था। सीता की घुटी घुटी सी चीख एक बार फिर सुनाई दी। मैंने रुक कर झाड़ियों में से झांका। सीता अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर एक तरफ को भाग खड़ी हुई, लेकिन उन दोनों भारतीय फौजियों ने फिर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर चश्मे की दूसरी तरफ ले जा रहे थे। बस्ती का फासला वहां से इतनी दूर था कि अगर सीता फेफड़ों की पूरी कुव्वत से भी चीखती तो उसकी आवाज़ बस्ती तक नहीं पहुंच सकती थी। अलबत्ता यह मुमकिन था कि करीब व जवार में मौजूद कोई शख्स उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन लगता था कि उस वक्त इस इलाके में कोई नहीं था जो उसकी चीख की आवाज़ सुन लेता। मैंने उसकी आवाज़ सुन ली थी और उसे बचाने के लिए निकल खड़ा हुआ था। सीता को भी शायद यही उम्मीद होगी कि मैं उसकी आवाज़ सुन लूँगा और उसकी मदद को ज़रूर आऊँगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने एक मर्तबा भी मेरा नाम लेकर मदद के लिए नहीं पुकारा था, जिसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उसका मुंह दबा रखा गया था और उसे मेरा नाम पुकारने का मौका नहीं मिल रहा था, या वो उन फौजियों के सामने जानबूझकर मेरा नाम नहीं पुकारना चाहती थी। वो फौजी उसे चश्मे की दूसरी तरफ एक चट्टान के पीछे ले गए। इस तरफ सीता के चीखने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। मैं तेजी से झाड़ियों से निकलकर चश्मे के करीब आ गया। फौजियों की दोनों सब मशीन गनें उस जगह पड़ी हुई थी। मैंने मोहतात नजरों से नशेब में बहुत दूर बस्ती की तरफ और इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई जीरू दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब था कि इन फौजियों का कोई तीसरा साथी आसपास मौजूद नहीं था। अगर इनके कोई साथी होंगे भी तो बहुत दूर किसी और बस्ती की तरफ होंगे और ये दोनों शायद गश्त करते हुए या रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकले और एक नौजवान और हसीन लड़की को अकेले पाकर उनकी गंदी फितरत के ऐन मुताबिक उनकी हवस जाग उठी थी। मैं दबे कदमों चश्मे के ऊपर से घूमकर उस चट्टान के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ से सीता की घुटी घुटी सी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। गालिबन सीता अपने आप को बचाने के लिए अब भी भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। मैं चंद कदम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा और फिर छलांग लगाकर चट्टान की दूसरी तरफ आ गया और इसके साथ ही मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। रगों में खून की गर्दिश तेज होने लगी, जिससे मेरी कनपटियां सुलगने लगी। सीता जमीन पर चित पड़ी थी। एक फौजी ने
उसकी बाहों में हाथ डाल रखकर उसे पूरी तरह गिरफ्त में ले रखा था। सीता के मुंह में एक रुमाल ठूंसा हुआ था जिससे उसकी चीखें उसके सीने में ही दम तोड़ रही थी। सीता का ब्लाउज भी फट चुका था। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी कुव्वत से लातें चला रही थी और दूसरा फौजी उसे मुकम्मल तौर पर बेबस करने की कोशिश कर रहा था। मैं छलांग लगाकर सामने आया तो आवाज सुनकर दोनों फौजी चौंक गए। एक लम्हे को तो उन पर सख्त किसी कैफियत तारी हो गई, लेकिन उन्होंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। उन दोनों फौजियों की राइफलें तो चश्मे के करीब ही पड़ी हुई थी, अलबत्ता दोनों की संगीनें उनकी बेल्टों से लगे हुए होल्सरों में थी। जो फौजी सीता को टांगों से पकड़कर काबू करने की कोशिश कर रहा था, वो संगीन के दस्ते पर हाथ डालता हुआ मेरी तरफ लपका, लेकिन मैंने उसे संगीन होल्सर से निकालने का मौका नहीं दिया और बड़ी फुर्ती से राइफल को नाल की तरफ से पकड़कर लट्टू की तरह घुमा दिया। राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके सर पर लगा। पटाख की आवाज उभरी और उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए। खून का फव्वारा फूट पड़ा, उसका भेजा भी बिखर गया और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली थी। वो लड़खड़ा कर गिरा और पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। दूसरे फौजी ने भी सीता को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई थी। मैंने बड़ी फुर्ती से राइफल को घुमा कर बट की तरफ से पकड़ा और उसे जद में ले लिया। उस बुज़दिल फौजी ने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए थे। सीता चंद लम्हे तक अजीब सी नजरों से इधर उधर देखती रही, फिर अपनी जगह से उठकर दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी। मैंने एक हाथ से राइफल को संभाले रखा और दूसरे हाथ से उसका कंधा थपथपाने लगा। अपने हवास पर काबू रखो सीता, मैंने कहा। मार दो शिमरोज, मार दो इसे, छन्नी कर दो इसे। वो एकदम फट पड़ी। इसने हिंदू होकर एक हिंदू नारी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। तुम मुसलमान हो, तुमने मुझे इन दरिंदों से बचाया है, खत्म कर दो इसे। उसने जज्बात में आकर मुझसे राइफल छीनने की कोशिश भी की थी। होश में आओ सीता, मैंने कहा। तुम इस तरफ बैठ जाओ और देखो मैं इसका क्या हशर करता हूँ। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सीता को अपने से अलग किया। वो दोनों घुटने समेट कर चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दोनों बाहें उसने अपने घुटनों पर लपेट रखी थी। मैंने एक मर्तबा दूसरे फौजी की तरफ देखा। वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून और भेजे के लोथड़े इधर उधर पत्थरों पर बिखरे हुए थे। मैं लाश से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। उस जगह दो चट्टानें आपस में इस तरह मिली हुई थी कि इनके बीच में तकरीबन 200 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल एक तिकोन मैदान सा बन गया था। दूसरी चट्टान के साथ एक 20-22 फुट चौड़ा रास्ता जो पिछली तरफ नशेब में चला गया था और मैदान के इख्तिताम पर एक गहरा खड्ड था। मैंने जमीन के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा। बिल्कुल अमूदी ढलान थी जो सैकड़ों फुट गहराई तक चली गई थी। उस ढलान पर पैर जमाना किसी तरह मुमकिन नहीं था। ढलान के इख्तिताम पर गहराई में पत्थरों की भरमार थी और छोटी छोटी झाड़ियां भी थी। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उस ढलान पर लुढ़का दिया। वो पत्थर एक बड़े साइज के मटके की तरह घूमता हुआ एक मर्तबा ढलान की सतह से टकराया, फिर गेंद की तरह हवा में उछला और 20 फुट नीचे चट्टानी ढलान से लुढ़कता हुआ 2 टुकड़े हो गया। नीचे पहुंचकर वो पत्थर छोटे छोटे लातादार टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। मैंने मुड़कर उस फौजी की तरफ देखा। वो अब भी दोनों हाथ सर के ऊपर उठाए खड़ा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था और वो हौले हौले कांप पे रहा था। उसकी उम्र 30-35 के दरमियान रही होगी। टूथब्रश टाइप मूछें खासी खौफनाक लग रही थी। तुम लोगों को ये वर्दी पहनाई जाती है देश और जनता की रक्षा के लिए, लेकिन तुम लोगों ने इस खिते को शिकारगाह समझ रखा है। ताकत के घमंड में तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। खैर, इंसानियत तो तुम लोगों में कभी थी ही नहीं। तुम लोग बहादुर तो बहुत हो। निहत्ते और मजलूम बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाना और कमजोर औरतों को पामाल करने को ही तुम लोगों ने बहादुरी समझ लिया है। मुकाबला करने के लिए 4 आदमी आते हैं तो तुम लोग हिजड़ों की तरह हथियार फेंक कर भाग खड़े होते हो। इस लड़की को अकेला देखा तो अपनी बहादुरी और जमामर्दी के जौहर दिखाने के लिए तैयार हो गए, मगर ये सुरमा तो एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सका और तुम्हारी मौत तो इससे भी ज्यादा भयानक होगी। ममा, मुझे क्षमा कर दो महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके मुंह से आवाज ही वो मुश्किल निकल रही थी। हाथ ऊपर, मैं गुर्राया। उसने हाथ फौरन ही सर से ऊपर उठा दिए। इसको मार दो शिमरोज, खत्म कर दो इसे। सीता चीखती हुई अपनी जगह से उठ गई और दौड़कर एक बार फिर मुझसे राइफल छीनने की कोशिश करने लगी। होश में आओ सीता, मैंने कहा। इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। ये तुम्हारे ही हाथों अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैंने सीता को अपने से अलग हटाकर एक बार फिर इधर उधर देखने लगा और उस फौजी को आगे आने का इशारा किया। ये लाश उठाकर इस खड्ड में फेंक दो। मैंने उसे राइफल की जद पर लेते हुए हुक्म दिया। उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। वो कभी लाश की तरफ देखता और कभी हम दोनों की तरफ। यहाँ इसकी चिता का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। लाश उठाकर फेंक दो खड्ड में।
मैंने गुर्राते हुए कहा। वो झुक कर लाश उठाने लगा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो लाश उठाकर खड की तरफ बढ़ा तो उसकी टांगे भी कांप रही थी। लगता था कि किसी भी वक्त गिर जाएगा। खड के किनारे पर पहुंचकर वो रुक गया। उसकी टांगे अब भी कांप रही थी और फिर मेरी धाड़ सुनकर उसने लाश खड में फेंक दी। मैंने सीता को इशारा किया। फौजी ने लाश फेंक कर जैसे ही मुड़ना चाहा, सीता ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। फौजी लड़खड़ा गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और खड में गिर गया। उसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी जो देर तक पहाड़ों में गूंजती रही। मैंने झांक कर नीचे देखा। दोनों लाशें निगाहों से ओझल हो चुकी थी। शायद उनके इतने टुकड़े हो चुके होंगे कि इन्हें जमा करना भी मुमकिन नहीं रहा होगा। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात थे और फिर वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और सिसकियां भरकर रोने लगी। जब तक उन दोनों दरिंदों का अंत नहीं हो गया था, मैं भी सनसनी की लपेट में रहा था, लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैं सीता की बरहना पुश्त को सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगा। हम सारा दिन यहाँ खड़े नहीं रह सकते सीता, मैंने कहा। अपने कपड़े उठाओ और यहाँ से हट चलो। अगर कोई इस तरफ आ गया तो यहाँ कोई नहीं आता। उसने मेरी बात काट दी और चेहरा ऊपर उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर तुम ना होते तो ये दरिंदे पता नहीं मेरा क्या हशर करते। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, मगर इस वक्त यहाँ से चलो, मैंने कहा। सीता मुझसे अलग हो गई। उसने अपना पेटीकोट और फटा हुआ ब्लाउज उठाया और हम दोनों चट्टान की आड़ से निकलकर चश्मे की तरफ आ गए। मैंने उन फौजियों की दोनों राइफलें भी उठा ली। सीता की साड़ी भी करीब ही पड़ी थी जो मैंने उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। लो, ये लपेट लो और ऊपर चलो। तुम थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, सीता बोली। अब वो अपनी हालत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। उन्होंने अपने गंदे हाथों से मेरे शरीर को छुआ था। मैं स्नान कर लूं तो ऊपर चलते हैं। मैं चश्मे से चंद गज दूर रुख फेर कर खड़ा हो गया। चंद मिनट तक पानी में छपाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर सीता की आवाज सुनाई दी, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, अब तुम इस तरफ देख सकते हो। मैं पीछे मुड़ गया। सीता अपने जिस्म पर साड़ी लपेट चुकी थी और ब्लाउज भी किसी न किसी तरह उसने टिका लिया था। फिर चश्मे के करीब ही झाड़ियों के करीब झुककर उसने एक पोटली उठा ली। उसके करीब ही एक पीतल की गड़वी भी थी। ये क्या है, मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, उसने जवाब दिया। और फिर ये सोचा था कि इस गड़वी में पानी भी लेती चलूं कि अचानक ही ये दोनों मेरे सामने आ गए। कुछ देर मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते रहे। फिर इन दोनों ने मुझे दबोच लिया। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, चलो ऊपर गार में बैठकर बातें करते हैं। उसने चश्मे पर ऊपर से जहाँ से पानी गिर रहा था गड़वी में पानी भर लिया। मैंने राइफलें अपने कंधों पर लटका ली और हम दोनों झाड़ियों में बल खाते हुए रास्ते पर चलते हुए गार में आ गए। लो, तुम रोटी खाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ उन दोनों ने किस तरह मुझे घेरने और बेबस करने की कोशिश की थी। सीता कहते हुए मेरे साथ बैठ गई। मैं चंद मिनट पहले जो कुछ हुआ था उसके पेश नज़र मेरी भूख उड़ जानी चाहिए थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर मेरी भूख चमक उठी और मैं बड़े बड़े नवाले तोड़कर मुंह में रखने लगा। मेरे सामने बैठी हुई सीता बता रही थी कि किस तरह उन दोनों फौजियों ने उसे अकेला देखकर मौके से फायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं हूँ हाँ करता हुआ खाना खा रहा था। एक मर्तबा मेरी नजरें उसकी तरफ उठ गईं और नवाला मेरे हलक में अटक गया। सीता घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने फटे हुए ब्लाउज को अपने बदन पर फंसाने की कोशिश की थी, मगर ब्लाउज एक तरफ से हटकर नीचे को हो गया था और उसका सीना एक तरफ से बरहना हो गया था। मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने गड़वी उठाकर होंठों से लगा ली। पानी के चंद बड़े बड़े घूंट भरकर हलक में अटका हुआ नवाला नीचे उतारा और उसके चेहरे को तकने लगा। क्या हुआ, सीता ने पूछा। फंदा लग गया था, नवाला हलक में अटक गया था, मैंने जवाब दिया। आराम से खाना खाओ ना, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा, सीता मुस्कुरा दी। क्या तुम्हारे ख्याल में ये जगह अब रहने के लिए मुनासिब है? मैंने इस मर्तबा दानिस्ता छोटा नवाला मुंह में रखा था। ये फौजी गश्त करते हुए इस तरफ आ गए थे। इन्हें किसी न किसी वक्त अपनी चौकी पर वापस तो पहुंचना होगा और जब ये लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो इनकी तलाश शुरू हो जाएगी। तलाश करने वाली कोई पार्टी तुम्हारी बस्ती में भी आएगी और इस तरफ भी चेक किया जाएगा। मैं चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, यहाँ इन्हें लाशें तो नहीं मिलेंगी। इन लाशों को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इस चट्टान की दूसरी तरफ पत्थरों पर बिखरा हुआ खून तलाश करने वालों को सारी कहानी सुना देगा। जब वो लोग इस तरफ आएंगे तो ये गार भी उनकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकेगा। यही मैं भी सोच रही हूँ, सीता ने जवाब दिया। ये जगह अब वाकई खतरनाक हो गई है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम ये गार ही नहीं ये इलाका ही छोड़ देंगे। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यहाँ से करीब तरीन हमारी बस्ती है, सीता ने कहा। अपने दो फौजियों की गुमशुदगी पर वो सबसे पहले हमारी बस्ती में आकर पूछगछ करेंगे और जब यहाँ पत्थरों और जगह जगह खून के धब्बे मिलेंगे तो इन्हें सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं होगी। बस्ती के सभी लोग
जानते हैं कि मैं आसपास घूमती रहती हूँ। मुझसे पूछगछ की जाएगी और शायद मैं समझ गया। मैंने उसकी बात काट दी। कहाँ जाना चाहती हो? मेरा मतलब है कोई मुतबादिल इंतजाम। एक जगह है मेरी नज़र में, सीता ने जवाब दिया। हमारी बस्ती के दूसरी तरफ पहाड़ियों में कुछ गुफाएं हैं जहाँ किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा। तुम 1-2 दिन वहाँ रह जाओ, इसके बाद हम जम्मू की तरफ निकल जाएंगे। हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने उसे घूरा। क्या तुम भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ, सीता ने जवाब दिया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मुसलमान तो मुसलमान, यहाँ तो इन वहशियों से हिंदू औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं। सबसे पहले मेरे कज़न ने मुझे बेआबरू किया और अब ये हिंदू फौजी। क्या अब भी ऐसी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है कि मैं इन पर भरोसा करूं? अगर इन्हें शुबा भी हो गया कि मैं 2 हिंदू फौजियों के कत्ल में मुलव्विस हूं, तो वो मेरा हशर मुसलमान औरतों से भी बदतर करेंगे। मेरे घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। हो सकता है इस बस्ती ही को जलाकर राख कर दिया जाए और वो लोग कभी नहीं मानेंगे कि इन दोनों हिंदू फौजियों ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। इसलिए हमें यह गार ही नहीं, बस्ती भी छोड़ देनी होगी। वो गुफाएं यहाँ से कितनी दूर हैं? मैंने पूछा। बस्ती के इस तरफ, उसने हाथ से इशारा किया। लेकिन वहां तक जाने के लिए बस्ती की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हुजूरी बाबा की मजार वाली चट्टान के साथ साथ चलते हुए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो फिर इंतजार क्यों किया जाए? मैंने कहा। क्यों ना अभी यहाँ से निकल चले, यही मुनासिब रहेगा। सीता बोली। तुम तैयार हो जाओ, हम अभी निकल चलते हैं। खाना खत्म करने के बाद मैंने बिस्तर की चादर और कंबल तय कर लिया। सीता ने बाकी चीजें उठाकर गार के पिछली तरफ तंग सी दरार में छुपा दी। उसने कंबल और चादर मेरे हाथ से ले ली। मैंने हिंदू फौजियों की राइफलें तो अपने कंधों पर लटका ली और अपनी राइफल हाथ में संभाल ली और हम गार से निकल आए। हुजूरी बाबा के मजार के करीब से गुजरते हुए सीता एक लम्हे को रुक गई। दोनों हाथ जोड़कर वो जेर लब कुछ उड़बुड़ाई और मेरे साथ चलने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम पहाड़ियों के दामन में दरख्तों की आड़ लेकर चलते हुए बस्ती के दूसरी तरफ पहुंच गए। उस तरफ पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी झील थी जिसकी चारों तरफ घास और झाड़ियां थी और पूरी झील की सतह कंवल के चौड़े पत्तों से ढकी हुई थी। कहीं कहीं इन पौधों में फूल भी खिले हुए थे जो हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। इन चट्टानों में लातादाद गुफाएं थीं। इन गुफाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर से ये चट्टानें पानी से कटी थी। पानी से चट्टानों के कटाव का ये अमल सदियों में यहाँ तक पहुँचा होगा। इन गुफाओं के अंदर छत से कहीं कहीं पानी टपक रहा था और यही पानी बहता हुआ बाहर वाली झील में जा गिरता था। कहीं कहीं ऊपर से चट्टानें खुली हुई थी और रोशनी इन गुफाओं के अंदर तक पहुँच रही थी। मैं सीता के साथ चलता रहा। पानी के कटाव से लातादाद कुदरती सतून बन गए थे और ये गुफाएं बहुत दूर तक चली गई थी। सीता ने ठीक ही कहा था। ऐसी जगह पर किसी को तलाश कर लेना मुमकिन नहीं था। एक जगह सीता रुक गई। ये जगह कदरे साफ सुथरी थी और ऊपर चट्टानों में कुछ खुली जगह भी थी जहाँ से आसमान भी दिखाई दे रहा था। जिस जगह हम रुके थे उसके करीब ही तकरीबन 1 फुट चौड़ी नदी की सूरत में पानी भी नशेब की तरफ बह रहा था। पानी की गहराई 6-7 इंच से ज्यादा नहीं थी। सॉरी श्रीमान जी। सीता ने कंबल और चादर चट्टानी दीवार के करीब जमीन पर रख दी और उनके ऊपर वो छोटी सी पोटली जिसमें बची हुई रोटी थी। इससे बेहतरीन और कोई जगह नहीं मिल सकती। मुझे अफसोस है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने उसकी बात काट दी। मैंने तो ऐसी जगहों पर शब और रोज गुजारे हैं जहां मैं जानती हूँ। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। ये जगह बहुत महफूज है, लेकिन अगर इत्तेफाक से कोई इस तरफ आ भी गया तो तुम उस रास्ते से ऊपर चले जाना और ऊपर तुम्हें चीड़ का एक झूमता हुआ दरख्त नजर आएगा ना। उसने हाथ उठाकर ऊपर इशारा किया। वहाँ से तुम पहाड़ों के अंदर जाकर किसी महफूज जगह पर पनाह ले सकते हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो मैं इस तरफ आ जाऊंगी। लगता है ये सारा इलाका तुमने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और उसके साथ ही मैं अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। सीता ने जब हाथ उठाकर ऊपर इशारा किया तो उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया था और फटा हुआ ब्लाउज भी एक तरफ फट गया था और वो कयामत खेज मंजर मेरे दिल पर कयामत ढा रहा था। मैं सुबह से शाम तक घूमती रहती हूँ और इस इलाके के बारे में इतना कुछ जान चुकी हूँ कि यहाँ के रहने वाले भी नहीं जानते। और वो बात करते करते रुक गई। उसने मेरी निगाहों का मरकज ताड़ लिया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सॉरी डियर। उसने दोनों बाहें फैला दी। मैं सीता को जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर एक कदम आगे बढ़ गया और मैंने भी बाहें फैला दी। सीता वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। चंद मिनट बाद मैंने उसे अपने आप से अलग किया और फिर वो उठकर अपना लिबास दुरुस्त करने लगी।
सीता चली गई और मैं अपनी जगह पर बैठा यह सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपने रास्ते से क्यों भटक रहा हूँ। दफतन मेरे जहन में एक ख्याल और उभरा। सीता हिंदू थी और कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। कश्मीर में मौजूद 7 लाख भारतीय फौज इस तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। कश्मीरी मुजाहिदीन भी भारतीय फौज को जानी और माली नुकसान पहुंचा रहे थे। रोज़ाना दर्जनों भारतीय फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों मारे जा रहे थे और जाहिर है हिंदुओं की तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फौजियों के साथ थी। और मैं सोच रहा था कि क्या सीता जानबूझकर मुझे रास्ते से भटका रही है। उसने जब मुझे जख्मी और बेहोश हालत में उठाकर गार में पहुंचाया था तो मेरे जख्म को देखते हुए उसे ये भी पता चल गया था कि मैं कोई कश्मीरी मुजाहिद हूँ और बाद में उसे मेरा नाम भी मालूम हो गया था। वादी का बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ हो चुका था। भारतीय फौजियों के लिए तो मेरा नाम दहशत की अलामत बन गया था। अंगूरी मारी जा चुकी थी और मैं कश्मीर में भारतीय फौजियों को सबसे ज्यादा मतलूब था। मेरे मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर लाखों रुपए इनामात मुकर्रर किए गए थे। मेरे बारे में जानने के बाद सीता ने शायद सोचा हो कि अगर उसने मुझे बस्ती वालों के जरिए पुलिस या फौज के हवाले करने की कोशिश की तो शायद मैं भाग जाऊं, और मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने ये तरीका अख्तियार किया। अपने बारे में एक झूठी कहानी सुनाकर मेरी भी हमदर्दियां हासिल की और खुद भी मेरी हमदर्द बन गई और अपने हुस्न शबाब के सुनहरे जाल में फंसा कर वो मुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी और मैं ही वो बेवकूफ़ था जो उसकी चाल में आ गया था और उसके सुनहरे जाल में फंसकर गैर शऊरी तौर पर अपने असल मकसद से हटता जा रहा था। लेकिन नहीं, शायद ऐसा नहीं था। मैंने उन ख्यालात को जहन से झटकने की कोशिश की। आज जो कुछ हुआ था उससे हिंदू फौजियों से सीता की नफरत का अंदाज़ा हो गया था। उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी, वो वाकई मेरी मदद कर रही थी और ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें शायद उसके इरादे का भी कोई दखल नहीं होगा। जवानी तो होती ही खतरनाक है, इसका अंदाज़ा मुझे भी हो चुका था। सीता की जवानी भी उसे बहका रही थी बार बार। गारों में बतदरीज अंधेरा सा फैलने लगा। अभी शाम तो नहीं हुई थी, हो सकता है बाहर अभी धूप चमक रही हो, लेकिन रोशनी बराह रास्त इन गुफाओं के अंदर तक नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा फैलने लगा था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। चट्टान के ऊपर वाले दहाने के करीब चीड़ का फलकबोस दरख्त हवा में झूम रहा था और उसकी शाखों पर धूप चमक रही थी। दफतन मेरे जहन में एक ख्याल आया, यहाँ तारीकी में दुबके रहने से तो बेहतर है कि मैं ऊपर चला जाऊं और जब तक दिन की रोशनी है वहां बैठा रहूं और मुमकिन हो तो रात भी ऊपर ही खुली फिजा में गुजार दूं। यह ख्याल आते ही मैंने कंबल और एक राइफल उठा ली और सीता के बताए हुए रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगा। वो रास्ता ज्यादा दुश्वार नहीं था। सीढ़ियों की तरह थोड़े थोड़े फासले पर पत्थर उभरे हुए थे। मैं बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। सूरज गुरूब होने में अब कम से कम 1 घंटा बाकी था। फलकबोस दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में धूप चमक रही थी। मैं ऊपर ही बैठा रहा और रात हो गई। आसमान पर चमकते हुए सितारों को घूरते हुए मैं एक बार फिर सीता के बारे में सोचने लगा और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मैंने आंखें बंद कर ली और उस हसीन तस्वुर में खोकर नींद की आगोश में पहुंच गया। तरतराहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ गया। वो फायरिंग की आवाज थी, जैसे ऑटोमेटिक राइफल का पूरा ब्रस्ट मारा गया हो। मैंने बड़ी फुर्ती से कंबल हटाकर राइफल संभाल ली और पत्थरों की आड़ से इधर उधर देखने लगा। फायरिंग की आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। सूरज बहुत देर पहले तुलू हो चुका था। धूप की तपिश बढ़ रही थी। मुझे अपने आप में हैरत होने लगी थी कि मैं इस कदर गहरी नींद सो रहा था कि दिन चढ़े तक आंख नहीं खुल सकी थी। मैंने कंबल लपेट लिया और अपनी जगह से उठकर पत्थरों की आड़ से एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे लिए ये अंदाजा भी लगाना दुश्वार हो रहा था कि फायरिंग की आवाज किस तरफ से आई थी। आया बस्ती में कोई गड़बड़ हुई थी या किसी और तरफ। मैंने कंबल उठाया और उस खूह में उतरता चला गया। मुझे यकीन था कि सीता जरूर आएगी और मुझे इस गुफा में ना पाकर परेशान होगी। गार में अभी तक अंधेरा था। मैं टटोलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां चादर और भारतीय फौजियों वाली दोनों राइफलें पड़ी हुई थी। उनके करीब ही वो पोटली भी थी जिसमें कल दोपहर की बची हुई रोटी थी। मैंने पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। तकरीबन 1 घंटे बाद गार में भी ऊपर से आने वाली रोशनी से मध्यम सा उजाला हो गया। मैं कपड़े उतार कर उस छोटी सी नदी में आलती पालती मार कर बैठ गया और गड़बी से पानी अपने ऊपर डालने लगा। मैंने नहाकर कपड़े पहने ही थे कि इन गुफाओं में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भारतीय बूटों की नहीं, हल्के कदमों की थी। वो सीता ही हो सकती थी, मगर मैं
एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। मैं राइफल संभाल कर एक चट्टानी सतून की आड़ में खड़ा हो गया। शिमरोज, शिमरोज, कहाँ हो तुम? वो सीता की आवाज थी। मैं सतून की आड़ से निकल आया। मैं यहाँ हूँ सीता, इस तरफ, मैंने जवाब दिया। ठीक 1 मिनट बाद सीता चट्टानी सतूनों की आड़ से निकलकर सामने आ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। करीब आते ही वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसे सहारा देकर दीवार के करीब कंबल पर बिठा दिया। क्या हुआ? तुम इतनी बदहवास क्यों हो? क्या फौजियों ने बस्ती पर हमला कर दिया है? मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, मैंने कहा। उन्होंने चाचा कुर्बान अली को मार दिया, सीता ने अपने सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। चाचा कुर्बान अली हर जुमेरात सुबह और शाम को हुजूरी बाबा के मज़ार पर जाता था। आज सुबह सवेरे जब वो वहाँ गया तो वहाँ पहले से 6 हिंदू फौजी मौजूद थे। उन्होंने गार में वो चीज़ें भी तलाश कर ली जो हमने वहाँ छुपाई थी। उन्होंने चट्टान की दूसरी तरफ पत्थरों पर खून और भेजे के धब्बे भी देख लिए थे। वो चाचा कुर्बान से 2 गुमशुदा फौजियों के बारे में पूछ रहे थे। फिर उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। फायरिंग की आवाज़ हमने बस्ती में भी सुनी थी। सीता बगैर रुके बोले जा रही थी। हिंदू फौजी चाचा कुर्बान अली की लाश घसीटते हुए बस्ती में ले आए। लाश बस्ती के चौक पर डालकर 2 फौजी चाचा कुर्बान अली के घर में घुस गए और नीलम को बालों से पकड़कर मारते घसीटते हुए चौक पर ले आए। बस्ती के हिंदुओं से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इन्हें अपने 2 गुमशुदा फौजियों की मौत का यकीन हो चुका था और उनका ख्याल है कि इन्हें किसी मुसलमान ने ही कत्ल करके लाशें किसी खड्ड में फेंक दी थी। चाचा कुर्बान अली का घर उस बस्ती में वाहिद मुसलमान घर था। उन्होंने चाचा कुर्बान अली को तो मार दिया और नीलम पर तशद्दुद करने लगे। उन्होंने नीलम को बस्ती वालों के सामने नंगा कर दिया और उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगे। इन्हें यह भी शुबा था कि इस गार में कोई मुजाहिद पनाह लिए हुए था और चाचा कुर्बान अली और उसकी बेटी उसकी मदद कर रहे थे। वो नीलम से उस मुजाहिद के बारे में पूछ रहे थे मगर नीलम ने जबान नहीं खोली। तुमने बस्ती से भागकर गलती की, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। बस्ती वाले जानते हैं कि तुम इधर उधर घूमती रहती हो। तुम बस्ती से भाग आई हो तो इन्हें तुम पर शुबा हो सकता है। शुबा ही नहीं, उन फौजियों को यकीन आ चुका है कि उन दोनों हिंदू फौजियों के कत्ल में मेरा भी हाथ है। सीता ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। कल जब उन दोनों फौजियों ने मुझे दबोच रखा था तो धींगा मुश्ती में मेरे गले का लॉकेट जंजीर टूट कर वहाँ गिर गया था। वो लॉकेट इन्हें वहीं से मिला है जहाँ आसपास पत्थरों और खून बिखरा हुआ है। उस लॉकेट के अंदर मेरा नाम कुनिंदा है। वो लोग बस्ती में मुझे तलाश कर रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ आ जाती तो वो मेरा नीलम से भी बुरा हशर करते। मैं बड़ी मुश्किल से बस्ती से निकलकर इस तरफ आई हूँ। अब हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। हो सकता है वो लोग हमें तलाश करते हुए इस तरफ आ जाएं। बस्ती में मेरे बारे में कोई और भी जानता है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कोई नहीं, सीता ने नफी में सर हिला दिया। चाचा कुर्बान अली खत्म हो गया। नीलम उसके कब्जे में है और हो सकता है वो ज्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त न कर सके और तुम्हारा नाम भी उसके मुंह से निकल जाए। क्या उसे मालूम है कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। हाँ, सीता ने जवाब दिया। अब देर मत करो, ये कंबल वंबल यहीं छोड़ो और अपनी राइफल उठाओ। एक राइफल मैं ले लेती हूँ और दूसरी राइफल यहीं पड़ी रहने दो। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो रहा था कि मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा था। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात थी, नीलम उसके कब्जे में थी। वो मासूम और भोली भाली लड़की कब तक तशद्दुद बर्दाश्त कर सकेगी?